हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठाना में आपका स्वागत है। सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज, जिसके अंदर हम लेक्चर नंबर 44 पढ़ रहे हैं। दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स 2025। आइए स्टार्ट करते हैं। हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं। पहला टॉपिक जो है दैट इज प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट, प्लैनेट रिपोर्ट 2024। प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2024 क्या है? देखो, नाम से लग रहा है प्रोटेक्ट करना है हमको प्लैनेट को, ठीक है। प्लैनेट मतलब प्लैनेट अर्थ, ठीक है। इसको हमको प्रोटेक्ट करना है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी अर्थ को अगर प्रोटेक्ट करना है तो उसकी बायोडायवर्सिटी को हमको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, है ना। बायोडायवर्सिटी को हमको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और बायोडायवर्सिटी के लिए है ना, एक कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल फ्रेमवर्क है। और कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल फ्रेमवर्क के बहुत सारे टारगेट्स हैं। ये जो प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट है, ठीक है, ये टारगेट नंबर 3 को फोकस करती है। आर यू गेटिंग दिस वन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप पहले समझ लीजिए। प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2024, ठीक है, ये बायोडायवर्सिटी के को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करिए, अर्थ को, ठीक है। अर्थ का बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्ट होगा तो अर्थ भी प्रोटेक्ट रहेगा। और कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल फ्रेमवर्क जो है उसका टारगेट नंबर 3 के ऊपर ये फोकस करके यहाँ पर बता रही है। ये यहाँ पर बता रही है कि ग्लोबल प्रोग्रेस कितना हुआ है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के टारगेट नंबर 3 का। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि टारगेट नंबर 3 क्या है, देन वी विल अंडरस्टैंड अदर थिंग्स। तो टारगेट नंबर 3 देखो इस तरह से है यहाँ पर, एंश्योर एंड इनेबल दैट बाय 2030 तक एटलीस्ट 30%, 30% ऑफ टेरेस्ट्रियल लैंड, ठीक है, इनलैंड वाटर्स, कोस्टल लैंड, मराइन एरियाज, ये चार चीजें जो है ना, जो कि बायोडायवर्सिटी के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है, ऐसी जगह यहाँ पर, ठीक है, उसका 30% जो है इन टेरेस्ट्रियल एरियाज का, ठीक है, इनलैंड वाटर एरियाज का, कोस्टल एरियाज का और मराइन एरियाज का प्रोटेक्टेड हो, इफेक्टिवली कंजर्व हो और मैनेज्ड हो, ठीक है, गवर्नड प्रोटेक्टेड एरिया के थ्रू, ठीक है, एंड इक्विटेबली गवर्नड प्रोटेक्टेड एरियाज जो है थ्रू वेल कनेक्टेड इकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इक्विटेबली गवर्नड प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है। ये एरियाज जो कि बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो जनरली प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। तो उसके थ्रू हम इसको कंजर्व कर सके 30% बाय 2030। 30-30 का टारगेट है, 30% हमको प्रोटेक्ट करना है इन सब एरिया का बाय 2030, ठीक है। ये आपको इसके अंदर टारगेट नंबर 3 याद रखना है। देखिए भाई, टारगेट नंबर 3 याद करने से पहले आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 23 टारगेट्स है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल डिक्लेरेशन के अंदर कितने टारगेट्स हैं। तो भाई साहब यहाँ पर 23 टारगेट्स है दैट यू हैव टू लर्न। और ये जो है प्लैनेट रिपोर्ट है, ठीक है, ये जो है थर्ड टारगेट के ऊपर फोकस कर रही है। तो प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2024 इज फोकसिंग ऑन द टारगेट नंबर 3, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व लैंड एंड सी, जिसके अंदर ऐसे बोला गया है कि 2030 तक, ठीक है, 2030 तक हमको 30% ऑफ टेरेस्ट्रियल मराइन एरियाज, कोस्टल एरियाज और इनलैंड वाटर्स, इसको प्रोटेक्ट करना है। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? आई होप दिस इज क्लियर। अब बात आती है ये रिपोर्ट निकालता कौन है। तो ये रिपोर्ट कौन निकाल रहा है? प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, ठीक है, 2024, यूनैप, IUCN एंड अगर हम देखेंगे एंड इट्स वर्ल्ड कमीशन ऑन द प्रोटेक्टेड एरिया। IUCN और उसका वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया प्लस यूनैप, ठीक है, ये रिपोर्ट निकालती है। तो यूनैप का एक वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर है, यूनैप के द्वारा जो चलाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, ठीक है। IUCN और प्रोटेक्टेड एरियाज, वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया जो है, IUCN का वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया, ये तीनों मिलकर ये रिपोर्ट निकालते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो प्रोटेक्ट करना है प्लैनेट को, ठीक है, प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना है तो एक एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी ना, ऐप से याद करोगे यूनैप, ठीक है। और हम प्लैनेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वी कैन, है ना। तो यू कैन, आई एंड यू कैन, मैं और आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्लेनेट को, ठीक है, प्लैनेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं मैं और आप, आई यू कैन। समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको याद करना है। तो यूनैप का एक वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर है, वो यहाँ पर, प्लस IUCN और IUCN का ही वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज जो है, ये क्या करेगा, ये इसके अंदर एक पहली बार ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बना रहा है जिसके अंदर ये बताया गया है कि टारगेट 3 पे वर्ल्ड किस तरह का प्रोग्रेस यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। अब इसकी कुछ हाइलाइट्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स के हाइलाइट हैं, ये आपको रटनी होगी। ग्लोबल कवरेज प्रोग्रेस, कभी ऐसे पूछ लिया जाएगा कि क्या ये जो प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट है, ठीक है, इसकी क्या हाईलाइट है। इनमें से एक हो सकता है स्टेटमेंट आपको दे दी यूपीएससी के अंदर, 17.6% ऑफ द लैंड एंड द इनलैंड वाटर्स एंड 8.4% ऑफ द ओशियंस एंड द कोस्टल एरियाज आर अंडर द प्रोटेक्शन, ठीक है। देखो आप, इतना सारा एरिया जो है लैंड का
और इनलैंड वाटर्स का, और 8.4% ऑफ ओशियंस एंड द कोस्टल एरियाज वो प्रोटेक्शन के अंडर में है। व्हाइल प्रोग्रेस हैज बीन मेड, द इंक्रीज इज मिनिमल, प्रोग्रेस हुई है इसके अंदर बट इंक्रीज जो है वो मिनिमल है, 0.5% इन बोथ रेंज, ठीक है। जैसे लैंड और इनलैंड वाटर के अंदर 0.5 लैंड इन इनलैंड वाटर के अंदर 0.5% इसके अंदर इस तरह से हुआ है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। 2020 से 0.5% इसके अंदर इंक्रीज हुआ है प्रोटेक्टेड एरियाज। कुनमिंग मॉन्ट्रियल डिक्लेरेशन के अंदर ये दे रखा है ना 2030 से 30 तक अपन को 30% प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, थ्रू द व्हाट कि उसको कंजर्व्ड एरिया बनाकर इस तरह से हमको प्रोटेक्ट करना है, राइट। फिर थोड़ा सा देखिए, फिर सेकंड पॉइंट हम देखिए प्रोग्रेस इन द ओशन कंजर्वेशन। ओशन कंजर्वेशन की बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोग्रेस सिंस 2020 हैज बीन इन द ओशन, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे ज्यादा ओशन के अंदर है, तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि प्लानेट रिपोर्ट जो है प्रोटेक्टेड प्लानेट रिपोर्ट 2024 के अंदर सबसे ज्यादा कंजर्वेशन किसके अंदर करा गया है, तो ओशन के अंदर कंजर्वेशन सबसे ज्यादा हुआ है। चैलेंज विद इफेक्टिव एंड गवर्नेंस, ठीक है, लेस देन 5% ऑफ द लैंड एंड 1.3% ऑफ द मरीन एरियाज हैव बीन असेस्ड फॉर द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, ओनली 8.5% ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड इज वेल कनेक्टेड, ठीक है। फिर अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का अंडर रिप्रेजेंटेशन, ओनली 1/5 ऑफ द एरिया आइडेंटिफाइड एज इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी आर फुली प्रोटेक्टेड। जो एरिया बताया गया कि बायोडाइवर्सिटी के बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सिर्फ 1/5 एरिया जो है दैट इज फुल्ली प्रोटेक्टेड, ठीक है। इंडिजीनियस पीपल रोल, इंडिजीनियस कम्युनिटी गवर्न्स लेस देन 4% ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया। देखो इंडिजीनियस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसके ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि भाई यहाँ पर किस तरह से रहा जाता है, वो सदियों से वहां पर रह रहे हैं, वहां की जो इंडिजिनियस कम्युनिटी है। पर जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उसको जो इंडिजीनियस कम्युनिटी कवर करती है, मतलब गवर्न करती है उसको, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ 4% है। मतलब कि ऐसा 4% ही एरिया है जिसको इंडिजीनियस कम्युनिटी जो है वो प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर ऐसा 4% एरिया है जिसको इंडिजीनियस कम्युनिटी गवर्न करती है। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। इंडिजीनियस कम्युनिटी गवर्न लेस देन 4% ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज डिस्पाइट होल्डिंग 13.6% ऑफ ग्लोबल टेरेस्ट्रियल एरिया आउटसाइड फॉर्मल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको सेकंड जो टॉपिक होगा वो मैं आपको बढ़ाता हूँ, एशियन बुद्धिस्ट समिट। एशियन बुद्धिस्ट समिट अभी हुई है, ठीक है, ऑर्गेनाइज की गई है इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अब ये पहली बार ऐसा हुआ है, फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हुई है, ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कराई है ना। बुद्धा जो है अपन देखा आर्ट एंड कल्चर में पूछा जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसके अंदर बना कराई गई है, और इसका जो साथ दिया है दैट इज इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन है, उसने क्या करा है इसके अंदर इसका साथ दिया है। तो दोनों ने मिलकर बुद्धिस्ट समिट यहाँ पर, एशियन बुद्धिस्ट समिट यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई। आई होप दिस इज क्लियर। ये पहली है अपने आप में, दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड कि ये पहली है रिसेंटली, फर्स्ट के ऊपर फोकस किया जा सकता है। आपको लगेगा नहीं यार ऐसे तो हो सकता है पहले भी कभी हो गई हो, नहीं, पहली बार ये हुई है एशियन बुद्धिस्ट समिट। और इसके अंदर ये क्या क्या कहा गया है, इसके अंदर एक थीम रखा गया है कि भाई बुद्धा का क्या रोल है, ठीक है। देखो उसका थीम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो थीम दे रखी है, रोल ऑफ बुद्धा धम्मा, ठीक है। बुद्धा के जो प्रिंसिपल्स थे धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, एशिया को स्ट्रेंथ करने में उनका क्या रोल है, ये इसका थीम रहा है, ये इसका बेसिक थीम इसके अंदर यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो मेन थीम हो गई इसके अंदर रोल ऑफ द बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, राइट। इसके अंदर सब थीम्स और हैं, 5 सब थीम्स हैं इस एशियन बुद्धिस्ट समिट के अंदर। ये पूछा जा सकता है, एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने कराया, तो आपको बताना है इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये कराया, ठीक है। और इसके अंदर क्या थीम थी, रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, ये इसके अंदर थीम थी। पहली बार हुई है कि हाँ जी साहब पहली बार हुई है। और इसके अंदर ये पूछा जा सकता है इसकी सब थीम्स क्या है, तो सब थीम्स आप यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 5 सब थीम्स इसके अंदर है, ठीक है। तो बुद्धिस्ट आर्ट आर्किटेक्चर एंड हेरिटेज, बुद्धिस्ट का जो आर्ट है आर्किटेक्चर हेरिटेज है, ये सब चीजें इसके अंदर डिस्कस करी गई है, राइट। जैसे कि अंदर अगर आप देखेंगे कुछ कुछ आर्ट एंड कल्चर का स्ट्रक्चर जो है भारत के अंदर है, कुछ दूसरी कंट्रीज के अंदर है, तो इससे एक तरह से क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग हमारी बनती है, राइट, डाइवर्स कम्युनिटी के बीच के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एशिया को कनेक्ट करने के लिए इसका आर्किटेक्चर जो है, हेरिटेज जो है, आर्ट जो है, बुद्धिस्ट आर्ट, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के एशिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर फैली हुई है, तो ये अपन को आपस के अंदर कनेक्ट करता है। दूसरा बुद्धा चारिका एंड डिसेमिनेशन ऑफ बुद्धा धम्मा, ठीक है। बुद्धा चारिका का मतलब क्या है, ठीक है, चारिका मतलब इसको चरित्र भी बोलते हैं, बुद्धा चरित्र, ठीक है। बुद्धा चरित्र एक तरह से एक पोयम है, ठीक है, चरित्र एक पोयम है, एंशिएंट संस्कृत एपिक पोयम कंपोज्ड बाय द पोएट
अश्वघोषा ने इसको लिखी थी, राइट। इसके अंदर है ना पूरा सिद्धार्थ से, जब सिद्धार्थ था इनका बचपन में नाम, ठीक है, उस सिद्धार्थ गौतम से किस तरह से ये बुद्ध बने, ठीक है, गौतम बुद्ध किस तरह से ये बने, राइट, उसका पूरा का पूरा यहाँ पर वर्णन दे रखा है, ठीक है। इनकी पूरी जर्नी फ्रॉम द प्रिंस टू एन एनलाइटेंड सेज ये यहाँ पर दे रखी है। द पोएम इज नोन फॉर इट्स डीप फिलोसॉफिकल इंसाइट्स, लिटरेरी एलिगेंस एंड द पोर्ट्रेल ऑफ द बुद्धिस्ट आइडियल्स एंड द वर्चूज, इसके लिए जानी जाती है बुद्ध चरित्र, ठीक है। बुद्ध चरिता ऐसे पूछा जा सकता है किसने लिखी है, तो अश्वघोषा ने इसको लिखी है, ठीक है। ये अपन को याद करना है। तो बुद्धा ऐसे समझो कि बुद्धा का जो ऐसे ये है ना चरित्र जो होता है, एक होता है चैरिट, चैरिट का मतलब होता है रथ, रथ के अंदर अश्व लगे रहते हैं ना, अश्व है ना, अश्व का मतलब घोड़े, ठीक है, ये तो पता होगा आपको, अश्व का मतलब घोड़ा होता है, राइट। तो बुद्धा चरित्र को आप एक चैरिट के पढ़ लें तो इसके अंदर क्या होगा, ये याद रखने के लिए आपके काम आ जाएगा, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे लाइफ ऑफ सिद्धार्थ गौतम इसके अंदर ये बताए गए है, और ये बताया गया कि किस तरह से उनका जर्नी जो है फ्रॉम ए प्रिंस टू एनलाइटेंड सेज, ये किस तरह से यहाँ पर हुआ। द पोएम इज नोन फॉर इट्स डीप फिलोसॉफिकल इनसाइट्स, लिटरेरी एलिजेंस एंड इट्स पोर्ट्रेयल ऑफ बुद्धिस्ट आइडियाज एंड द वर्चूज, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है दैट इज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है ये अपन इसके अंदर समझेंगे, ठीक है। अभी ये न्यूज में इसलिए है बिकॉज होस्ट कंट्री एग्रीमेंट साइंड बिटवीन द इंडिया एंड द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। अभी यहाँ पर मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि हमारा भारत का और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का एक तरह से होस्ट कंट्री एग्रीमेंट हुआ है। देखो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है ना, अभी लॉन्च हुआ था, G20 हुआ था, भारत ने इसको क्या करा था, होस्ट करा था, राइट। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि G20 के अंदर भारत के प्राइम मिनिस्टर ने एक अनाउंस करा था कि हम क्या करेंगे, हम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च कर रहे हैं। अब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या होता है ये हम इसके अंदर समझते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए बायोफ्यूल समझना पड़ेगा। बायोफ्यूल क्या है, ऐसा फ्यूल, ऐसी चीज जिससे कि हमको एनर्जी मिल रही है। फ्यूल मतलब क्या है, जिससे एनर्जी मिल रही है। और बायो का मतलब इधर है बायोमास, बायोमास। आपने सुना होगा प्लांट के वेस्ट से हमको एनर्जी मिलती है। प्लांट वेस्ट इज व्हाट, प्लांट वेस्ट इज द बायोमास। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज व्हाट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज द बायोमास। इसी तरह से स्टबल जो होते हैं, स्टबल्स जो होते हैं, ठीक है, स्टबल बर्निंग आपने सुना होगा, ठीक है, उसको बर्न ना करने की जगह उसको इकट्ठा कर ले तो उससे भी हम एनर्जी बना सकते हैं। तो इन सब चीजों से एनर्जी बनाना, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज बायोफ्यूल्स। इन सब से एनर्जी प्रोड्यूस जो होती है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज बायोफ्यूल्स। मतलब बायोमास से प्रेजेंट होने वाली एनर्जी, ठीक है, दैट इज उसका जो सोर्स होता है उसको अपन बायोफ्यूल्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पर बायोफ्यूल्स आर द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज डेराइव फ्रॉम द बायोमास सच एज द क्रॉप स्टबल, plant waste and the municipal solid waste. Biofuel is a fuel that is produced over a short time span from the biomass. Biomass से निकाल सकते हैं। इंडिया ये मेजर ऑयल इंपोर्टर, भारत जो है, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो हम बहुत सारा अपना ऑयल जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं। कैसा हो कि हमारा जो बायो वेस्ट है ना, हमारा जो क्रॉप स्टबल है उसको हम यूज करते हुए एनर्जी प्रोड्यूस करें। हमारा जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसको हम यूज करते हुए हम क्या करें, हम एनर्जी प्रोड्यूस करें, और उस एनर्जी को हम क्या करें, यूज करें, ठीक है, इंस्टेड ऑफ व्हाट, इंस्टेड ऑफ द जो बाहर से हम जो एनर्जी सोर्सेज बाहर से ले रहे हैं, बाहर से जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी जगह हम इनसे एनर्जी हम प्रोड्यूस करें तो मजा आ जाएगा फिर तो, राइट। तो यहाँ पर देखो इंडिया ए मेजर ऑयल इंपोर्टर इज वर्किंग ऑन बिल्डिंग इट्स कैपेसिटी टू produce biofuels particularly from the sugarcane and the agriculture waste. The country aim to increasing the blending of the ethanol in the petrol to 20% by 2025 and is establishing compressed biogas plant. Compressed biogas plant यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, यहाँ एस्टेब्लिश करने की बात यहाँ पर करी जा रही है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो एक इनिशिएटिव है टू डेवलप एन अलायंस ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रीज। इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट्स भी हम यूज कर रहे हैं, इसके अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी ली जा रही है और इंडस्ट्रीज भी ली जा रही है, टू फैसिलिटेट अडॉप्शन ऑफ द बायोफ्यूल्स बाय ब्रिंगिंग टुगेदर द बिगेस्ट कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स को एक साथ लाना, बायोफ्यूल्स के प्रोड्यूसर्स और बायोफ्यूल्स के कंज्यूमर्स को एक साथ लाना, एंड पोजिशनिंग बायोफ्यूल्स एज ए की टू एनर्जी ट्रांजिशन। इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू द जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन भी होगा इससे, इकोनॉमिक ग्रोथ भी इससे होगी, राइट। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस विल सपोर्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स बाय ऑफरिंग कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज अक्रॉस द वैल्यू चेन, टेक्निकल सपोर्ट फॉर द नेशनल प्रोग्राम्स एंड प्रमोटिंग पॉलिसी लेसन्स
शेयरिंग, राइट। ये सब चीजें आपस में क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट देंगे एक दूसरे को, प्रमोट करेंगे पॉलिसी लेसन्स शेयरिंग, कभी इनके उन्होंने जो पॉलिसी बनाई हुई इससे क्या लेसन्स मिला है उसको आपस के अंदर शेयर करेंगे। इट विल फैसिलिटेट मोबिलाइजिंग ए वर्चुअल मार्केट प्लेस टू असिस्ट इंडस्ट्रीज, कंट्रीज, इकोसिस्टम प्लेयर्स, सबको क्या करना, असिस्ट करना, मतलब एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है कि किस तरह से बायोफ्यूल को हम यूज कर सकते हैं। तो चार जो जो भी कंट्रीज हैं इसके अंदर, सारी कंट्रीज आकर बैठेगी, वो बताएगी देखो भाई साहब ऐसी ऐसी पॉलिसी हम बनाए थे, इसके अंदर अंदर ये प्रॉब्लम आई थी, तो अपन सब ऐसे कर सकते हैं, किस तरह से वैल्यू चेन को प्रमोट कर सकते हैं, टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं, आपस के अंदर मिल बैठकर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। ए वर्चुअल मार्केट प्लेस टू असिस्ट इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी है, और यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो इंडस्ट्रीज को कैसे फायदा हो, ठीक है, किस तरह से इंडस्ट्रीज को मार्केट प्लेस दे, ये भी इसके अंदर है, राइट। और किस तरह से डिमांड सप्लाई करे कि स्टेक होल्डर्स का, ये सारी चीजें इसके अंदर प्रोवाइड करी जा रही है, राइट। It will also work on developing, adopting and implementing internationally recognized standards. इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड्स को किस तरह से इंप्लीमेंट करे, सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स को, रेगुलेशन को किस तरह से इंप्लीमेंट करे, इसके ऊपर भी फोकस करे। द मैंडेट इज आल्सो टू सपोर्ट रिसर्च एंड द एडवोकेसी फॉर इंप्रूवमेंट इन द बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी अक्रॉस सप्लाई चेन, एक्सपेंड द रेंज ऑफ द सस्टेनेबल फीड स्टॉक एंड कन्वर्ट फीड स्टॉक टू द बायोफ्यूल्स, ठीक है। ये सब काम करने के लिए यहाँ पर ये कर रहे हैं कि फीड स्टॉक हम बनाए रखें और फीड स्टॉक को किस तरह से बायोफ्यूल के अंदर कन्वर्ट करें, ये सब चीजें इसके अंदर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इसके मेंबर्स अगर हम देखें तो मेंबर्स के अंदर इंडिया, ब्राजील एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और जीबीए के मेंबर्स जो है कॉन्स्टिट्यूट मेजर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर ऑफ द बायोफ्यूल्स सच एज यूएसए, ब्राजील एंड इंडिया, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 85% शेयर इन द प्रोडक्शन एंड 81% इन द कंजम्पशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। 85% शेयर तो इनका प्रोडक्शन के अंदर है, इन तीनों का अगर मिला ले तो 85% शेयर जो है वो प्रोडक्ट का इसके अंदर है, प्रोडक्शन के अंदर है, एंड 81% शेयर जो है वो कंजम्पशन के अंदर है। यहाँ पे देखो 52 प्लस 30 प्लस 3 अगर हम देखें तो 85% आ गया शेयर। तो ये जो चीज है ना 30% यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, 52% तो यहाँ पर देखो, ठीक है, और इंडिया में 3% ही यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर आप इसके अंदर देख सकते हैं एंड अबाउट 81% इन द कंजम्पशन, और इन तीनों को मिला ले तो 81% ऑफ कंजम्पशन ऑफ इथेनॉल यहाँ पर होता है, ठीक है। चलो 19 कंट्रीज एंड 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑलरेडी एग्रीड टू जॉइन द जीबीए, ठीक है। 19 कंट्रीज और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को ज्वाइन करने का इन्होंने बोल दिया है, ठीक है। और 7 G20 मेंबर कंट्रीज सपोर्ट जीबीए, जैसे G20 कंट्रीज जो है कौन, अच्छा इसके अंदर G20 कंट्रीज भी है, ठीक है, नॉन G20 कंट्रीज भी है, देखो 8 नॉन G20 कंट्रीज इज आल्सो देयर, G20 कंट्रीज भी है। G20 कंट्रीज में इस तरह से है, 4 G20 की जो इनवाइटीज कंपनीज थी, ठीक है, जिसको इन्वाइट करा था, जो कि G20 में नहीं है पर हमने उनको इन्विटेशन दिया था, बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई, उसने भी इसको सपोर्ट करा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा जा सकता है सिर्फ G20 मेंबर कंट्रीज है क्या, नहीं भाई, G20 के साथ नॉन G20 कंट्रीज भी इसके अंदर है। इसके अलावा बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन, 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो देयर, जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स, वर्ल्ड एलपीजी ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनर्जी फॉर ऑल, ठीक है, बायो फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म, ये सारी की सारी 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी इसके अंदर है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, G20 कंट्रीज भी है और नॉन G20 कंट्रीज भी है, ऐसे आपको इसके अंदर याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट इज इंटरिम बजट 2024-25। अभी देखो भाई साहब, अभी हमारे इलेक्शन हुए थे 2024 के अंदर, जिसके मोदी जी की गवर्नमेंट जीती थी, राइट। तो इलेक्शन होते हैं ना 2024 के अंदर, तब एक तरह से बजट का है ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना, जो हमारा बजट निकलता है ना एनुअल बजट, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। कैसे, मान लो अगर मोदी जी की गवर्नमेंट हार जाती तो बजट कुछ काम का नहीं होता ना, वो जो बजट होता फिर तो नया बजट बनता, वैसे भी नया बजट बनाए पर उसकी पॉलिसीज और ये सब चीजें कोई काम की नहीं होती, समझ में आ रहा है। तो एक फुल फ्लैज बजट की जगह इलेक्शन ईयर के अंदर क्या होता है, एक इंटरिम बजट यहाँ पर पास करा जाता है। इंटरिम बजट का मतलब क्या है, इंटरिम बजट का मतलब क्या है कि हम ऐसे देखेंगे, देखो कि अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर अगर हम देखें ना, तो फाइनेंशियल ईयर अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर हमारा अगर आप देखोगे तो अप्रैल 1 2023 से लेकर मार्च 31 2024 था, राइट, ये फाइनेंशियल ईयर हमारा था। अब मतलब इसके अंदर यह है कि मार्च 31 2024 तक के लिए बजट वाला पैसा हमको यहाँ पे एलोकेट करा था। बजट का मतलब देश चलाना, देश चलाने के लिए कुछ पैसा यहाँ से आता है, ठीक है, कहीं से आता है और कुछ पैसा खर्च होता है, तो उसको ही बजट कहते हैं कि भाई
जो 2023 के अंदर 23-24 के अंदर जो बजट निकाला था वो यही था कि भाई इस पूरे फाइनेंशियल ईयर को चलाने के लिए अप्रैल 1 2023 से लेकर मार्च 31 2024 तक चलाने के लिए देश के लिए अंदर कहां से पैसा आएगा और कहां को जाएगा, दैट इज नोन एज व्हाट एक्सपेक्टेड रिसीट्स और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज बजट। इसको अपन बजट बोल रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है। तो यहां पर देखो अब क्या होता है, जैसे मान लो ये 2024 के अंदर इलेक्शन है और बजट जो है वो पास होता है फैब के अंदर पास होके फिर उसके अंदर स्टैंडिंग कमिटीज में जाते जाते वो मई तक वो पास होता है, मई 2024 तक पास होता है। तो मार्च से लेकर मई तक के बीच में यहाँ पर तो पैसा खत्म हो जाएगा मार्च 31 2024 के अंदर। तो मार्च से मई के बीच में कैसे हम क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, पैसा ही नहीं है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि बजट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च तक का था। पिछला बजट जो था वो सिर्फ 31 मार्च तक का पैसा दे रहा था। तो मार्च से लेकर अगर आप देखेंगे मार्च अप्रैल और मई, इसका कैसे निकाला जाए भाई, क्योंकि अगला बजट जो होगा वो तो क्या होगा जून के अंदर निकलेगा और फिर उसके अंदर फिर वो वहां तक जाएगा, राइट है ना। तो जून के अंदर निकलेगा अगला बजट जो फुल फ्लैज बजट होगा। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये जो चीज है मार्च अप्रैल और मई, क्योंकि जून में इलेक्शन हो रहे हैं तो मार्च अप्रैल और मई के अंदर ये जो पीरियड है इस पीरियड के अंदर कुछ पैसा हमको चाहिए होगा, ठीक है, खर्चा हमको चाहिए होगा। तो उस खर्चे के लिए एक्सपेंडिचर के लिए बजट निकाला जा रहा है कि उस एक्सपेंडिचर के लिए पैसा हमें मिल जाए, उसके लिए हम यहाँ पर बजट निकाल रहे हैं, राइट। और दिस बजट इज दैट्स व्हाई नोन एज, इन 3 महीने के एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा हमको कुछ मिल जाए, ठीक है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए बजट का अनाउंसमेंट यहाँ पर करा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर साइड बताया जाता है कि हाँ यहाँ खर्चा करा जाएगा, जबकि कंप्लीट बजट के अंदर रिसीट और एक्सपेंडिचर दोनों बताया जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखो एन इंटरिम बजट इज नॉट लाइक ए रेगुलर ईयरली बजट प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट, इंस्टेड इट प्रेजेंटेड इन एन इलेक्शन ईयर। Like union budget, interim budget too is debated in the Lok Sabha before passage and is valid for entire year through though it is merely a transition agreement, ठीक है, 2 से 4 महीने के लिए, जैसे मैंने आपको इसके अंदर बताया, राइट। पर्पस ऑफ इंटरिम बजट क्या है, टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिससे खर्चा चलता रहे भाई। 3 महीने तक देश कौन चलाएगा, फिर बिना पैसे के थोड़ा ना देश चल जाएगा। तो पैसा आए, ठीक है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा आए, उसके लिए क्या है, उसके एक तरह से बजट यहाँ पर पास करा जाता है। इसको वोट एंड अकाउंट भी बोलते हैं बिकॉज इट सर्व्स एज एन अथोराइजेशन टू इनकर स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर विच इज नेसेसरी टिल ए न्यू गवर्नमेंट कम्स टू पावर, क्योंकि नई गवर्नमेंट आएगी तो फिर वो बजट बनाएगी। तो इससे बढ़िया ये है कि पूरा बजट बनाने की बढ़िया ये है कि हम आधा अधूरा सा बजट एक इंटरिम बजट बना दे, जिसके अंदर सिर्फ एक्सपेंडिचर साइड का चीज हम देखें, ओनली एक्सपेंडिचर साइड विल बी इंक्लूडेड, ठीक है, इन दिस वन सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर साइड इंक्लूड करी जाती है। क्यों, क्योंकि भाई 3 महीने तक देश चलाना है तो उसके लिए हमको पैसा चाहिए होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। वी आर वेरी ग्लैड टू अनाउंस यू दैट वी आर लॉन्चिंग अ वेरी यूनिक बैच फॉर द प्रीलिम्स 2025। प्रीलिम्स 2025 प्रिपरेशन जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए हम एक बहुत ही यूनिक बैच यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। Name of the batch is the selection batch. This batch is going to start from 15th November. 15 नवंबर से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। This batch, as the name suggests, is fully focused on getting you selected in the prelims 2025 examination. देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज अ यूनिक बैच फॉर प्रीलिम्स 2025। ऐसा पहली बार यूपीएससी सीएससी की हिस्ट्री के अंदर हो रहा है कि कोई इंस्टीट्यूशन इतना डेडिकेट बैच प्रीलिम्स 2025 के लिए लॉन्च कर रहा है। ये एक तरह से पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रीलिम्स 2025 का प्रोवाइड करता है। देखिए द सिलेक्शन बैच को हमने 2 तरह के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। पहली तरह के स्टूडेंट्स वो हैं जो कि फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी तक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाए या फिर उनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक रह गई है। इन्होंने कोई अभी तक इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करा है, ये पहली बार चाहते हैं कि हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करें और प्रीलिम्स को इसी साल हम इसके अंदर प्रीलिम्स निकालें। इन बच्चों को ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इनके लिए हमने अलग से स्ट्रेटेजी यहां पर बनाई है। दूसरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं एडवांस स्टूडेंट्स। एडवांस स्टूडेंट्स मतलब जिन्होंने कभी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करी है और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने के बाद अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। उनकी जनरली अप्रोच ये होती है कि वो एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने भर से आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों। इसके अंदर कम से कम प्रीलिम्स के अंदर आपको 5000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तब जाकर आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन होता है।
आप जब भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, जैसे पिछले साल आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी होगी, आपने स्टार्टिंग के 4-5 टेस्ट तो बहुत एंथुजियास्टिकली दिए होंगे, बट उसके बाद आपका एंथु कम हो जाता है। दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल, इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन भर करने से आपका काम नहीं चल रहा है, क्योंकि आप उसका एनालिसिस अच्छे से नहीं कर रहे हैं। आपकी इसी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमने द सिलेक्शन बैच स्टार्ट करा है। पहले हम एडवांस स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं। हम एडवांस स्टूडेंट्स को 8000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। जी हाँ, दिस इज अवर पर्सनल गारंटी कि हम 8000 प्लस क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व आपको करवा रहे हैं। इसके अंदर कैसे रहेगा, डेली के 50 क्वेश्चंस लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग क्लास यहां पर रहेगी, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे, आपके पास और कोई चॉइस होगा नहीं। इसके अंदर कंप्लीट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स भी होगा थ्रू एमसीक्यूज। यहां पर आप देखेंगे स्पेशल टेस्ट सीरीज रहेगी जीएस की, स्पेशल टेस्ट सीरीज रहेगी करंट अफेयर्स की, और यहां पर स्पेशल टेस्ट सीरीज अगेन सीसेट एग्जामिनेशन की भी स्पेशल टेस्ट सीरीज रहेगी। तो एडवांस स्टूडेंट्स के लिए दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम यहां पर आपको आपके हिसाब से प्रिपरेशन करा रहे हैं, क्योंकि आप अब पढ़ लिए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ रिगरस प्रैक्टिस करनी है, और हम आपको ये पूरा का पूरा इसके अंदर करवाएंगे। अब आइए हम ये समझते हैं कि फ्रेशर स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, उनके लिए हम किस तरह के फीचर्स इस बैच के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, ये स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पूरा का पूरा पढ़ना भी है और इसी साल उनको सिलेक्शन भी चाहिए, मतलब उनके लिए वो सारी चीजें तो होनी चाहिए जो कि एक एडवांस बैच के अंदर है, बट इसके अलावा इनके लिए और भी फीचर्स होने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर और सबसे पहला फीचर मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूं, लाइव और रिकॉर्डेड जीएस क्लासेस आपको यहां पर मिलेंगी। जी हाँ, पूरी जीएस क्लासेस का पूरा सिलेबस जो होगा वो हम रिकॉर्डेड क्लास के फॉर्म में या फिर लाइव क्लासेस के फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लाइव क्लासेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की होगी, और बाकी जो भी क्लासेस होंगी वो हमारे मॉड्यूलर बैच, जो कि एक हाई क्वालिटी के बैच हैं, जिसके अंदर सब कुछ कवर करा गया है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, वो बैचेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ सीसेट की भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, बिकॉज हम यहाँ पर आपका कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको प्रीलिम्स 2025 के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि डेली 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्विंग क्लास रहेगी, जो कि एडवांस बैच के अंदर भी रहेगी, राइट। कंप्लीट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यूज, अगेन एडवांस बैच का फीचर है ये। और इसी तरह से स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर जीएस और स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर करंट अफेयर्स यहां पर इसके अंदर प्रोवाइड करी जाएगी, और इसके साथ साथ स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर सीसेट will also be provided to you। तो इस तरह से हमने इस बैच के फीचर्स बताएं एडवांस स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज फ्रेशर्स स्टूडेंट के लिए। अब आइए हम डेली शेड्यूल के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज डेली शेड्यूल। तो डेली शेड्यूल के अंदर अगर आप देखेंगे, इसके अंदर शेड्यूलिंग हमने इस तरह से करी है कि आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ मैं भी आपके साथ साथ पूरे टाइम ही अवेलेबल रहूंगा। तो आई एम अवेलेबल टू यू, जब जब आप प्रिपरेशन के मोड के अंदर होंगे तो मैं भी एक तरह से आपके साथ साथ प्रिपरेशन मोड के अंदर हूं। सबसे पहले सुबह उठकर हम 5:30 से 5:45 AM तक योगा क्लास करेंगे। दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक तो ये आपका रूटीन बनाएगी कि आपको डेली 5:30 पे उठना होगा। उसके बाद योगा के अंदर हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे जो कि आपके ब्रेन के लिए, आपकी मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ठीक 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हमने बोला है डेली लाइव टेस्ट क्लास। डेली लाइव टेस्ट क्लास के अंदर हम आपको एक पूरा क्वेश्चन का सेट देंगे, ठीक है, जिसके अंदर एक एक करके क्वेश्चंस को लाइव आपको सॉल्व करना होगा। मैं वहां पर प्रेजेंट होऊंगा। हम जैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसको किस तरह से आपको सॉल्व करना चाहिए था वो मैं आपको बताऊंगा, और इसके साथ साथ मैं आपको उसका आसपास के सारे टॉपिक का कंप्लीट कवरेज आपको दूंगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा आपका, क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी आपकी डेवलप होगी इस क्लास के अंदर। इसके अंदर हम 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या होगा, ठीक 12 बजे आपके पास एक टेस्ट आ जाएगा। इस टेस्ट के अंदर जीएस एज वेल एज सी सेट के कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो यहां पर जीएस के जो क्वेश्चंस होंगे वो 30 क्वेश्चंस होंगे, और कॉम्प्रिहेंशन स्टार्टिंग में हम 1 कॉम्प्रिहेंशन देंगे आपको, फिर उसके बाद आपको 2 कॉम्प्रिहेंशन दिए जाएंगे। ये पूरा टेस्ट आपको 1.5 घंटे के अंदर सॉल्व करना है, 1.5 आवर्स, और बाकी का आधा घंटा आपको एनालाइज करना है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस के अंदर मिस्टेक्स करी, कौन कौन से गलत क्वेश्चंस यहां पर हो सकते हैं। इसी टेस्ट को हम ठीक 5 बजे डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा टेस्ट आपको डिस्कस करूंगा। अगेन मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए थे, क्या क्या आपकी गलती है उसको कैसे इंप्रूव करेंगे, और इसके बाद एक टेस्ट डिस्कशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एडवांस बैच नहीं लिए हैं, जो कि फ्रेशर्स बैच लिए हैं,
7 से 9 बजे तक आपकी रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जाएंगी। कुछ क्लासेस जो होंगी वो लाइव क्लासेस ली जाएंगी, जैसे सीसेट का पूरा बैच मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लाइव क्लासेस होंगी, बाकी सभी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर मिलेगी। दिस लास्ट पॉइंट इज ओनली फॉर द फ्रेशर स्टूडेंट्स, फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए है ये। एडवांस स्टूडेंट्स को ये रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस नहीं प्रोवाइड करी जाएंगी। अब आइए हम फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं इसके अंदर। देखिए फीस स्ट्रक्चर दोनों स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरह की फीस स्ट्रक्चर है। फ्रेशर्स के लिए ये फीस स्ट्रक्चर है 19,500 और एडवांस स्टूडेंट्स के लिए फीस जो है 15,000 रुपीज का फीस है। अब आइए हम आते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर। आपको स्क्रीन पे एक पेमेंट डिटेल दिख रहा होगा और एक स्कैन कोड दिख रहा होगा, इन दोनों के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इनिशियली आपको रजिस्ट्रेशन फीस जो डिपॉजिट करानी है वो 500 रुपीज जमा करानी है। आप जैसे ही 500 रुपीज जमा कराएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। दिस रजिस्ट्रेशन फीस इज जस्ट टू बुक योर सीट। उसके बाद आपको 5 डेमो क्लासेस दी जाएंगी। अगर आपको ये बैच अच्छा लगता है तो ही आप इसको ज्वाइन करिएगा। तो 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस इसलिए क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है इसके अंदर। सिर्फ हम ज्यादा स्टूडेंट्स पे फोकस नहीं कर सकते, ज्यादा स्टूडेंट्स पे फिर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमने स्टार्टिंग के अंदर इस बैच के अंदर सिर्फ 30 स्टूडेंट्स रखे हैं। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दे रखा है। दिस इज माई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर 8788248734। इस पे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है इस बैच को लेकर, किसी भी तरह की क्वेरीज है इस बैच को लेकर, तो आप इसमें मेरे से डायरेक्टली बात करके सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।